गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इरिगेशन कनाल के डिस्चार्ज को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं और कैसे हमें वॉल्यूम ऑफ सप्लाइड वाटर निकालना है किसी अगर एग्रीकल्चरल फील्ड में, तो वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना और रिजर्वायर कैपेसिटी को निकालने का देखा था। और अलग अलग सीजन में हमें कितना वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए अलग अलग टाइप ऑफ क्रॉप को। ठीक है, तो इन दिस लेक्चर एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक इरिगेशन कनाल है, उस इरिगेशन कनाल का जो ग्रॉस कमेंडेड एरिया है वो ग्रॉस कमेंडेड एरिया है हमारा 80,000 हेक्टेयर। ठीक है, जिसमें से 85% जो है वो हमारा कल्चरेबल एरिया है। ठीक, तो 80,000 हेक्टेयर में 85% जो है कल्चरेबल एरिया है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन हमको दो अलग अलग क्रॉप सीजन का दे रखा है, एक रबी सीजन का दे रखा है और खरीफ सीजन का दे रखा है। तो रबी सीजन का जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है वो 30% है, सॉरी खरीफ के लिए 30% है और रबी के लिए वो है 60%। ठीक, क्वेश्चन में हमसे डिस्चार्ज निकालने को बोल रहा है, कनाल के हेड पे डिस्चार्ज को फाइंड आउट करना है। अगर हमें जो ड्यूटी दी हुई है वो 800 हेक्टेयर पर क्यूबिक दी हुई है खरीफ सीजन की, और रबी सीजन के लिए हमें जो ड्यूटी दे रखी है वो दे रखी है हमको 1700 हेक्टेयर पर क्यूबिक। ठीक है, तो हमें जो है डिस्चार्ज निकालना है, कनाल के हेड पे हमें कितना डिस्चार्ज चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज को, राइट। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में ग्रॉस कमेंडेड एरिया हमको दे रखा है। ग्रॉस कमेंडेड एरिया टोटल एरिया 80,000 हेक्टेयर। ठीक है, 80,000 हेक्टेयर हमें ग्रॉस कमेंडेड एरिया दिया हुआ है। ग्रॉस कमेंडेड एरिया में हमारा कल्टीवेटेड और नॉन कल्टीवेटेड दोनों टाइप ऑफ प्लांट आता है। ठीक है, तो ये जो हमें वैल्यू सारी दे रखी है ये हमें कल्टीवेटेड प्लस नॉन कल्टीवेटेड दोनों एरिया की दे रखी है। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि आउट ऑफ विच 85% इज कल्चरेबल, यानी कि अगर हम कल्चरेबल कमेंडेड एरिया निकालें, क्योंकि हमें जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को फाइंड आउट करेंगे या डिस्चार्ज निकालना होगा, तो जो लैंड जिस पे इरिगेशन हो रहा है सिर्फ हमको उसी लैंड से ही मतलब है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कल्चरेबल एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम कल्चरेबल एरिया निकालें तो कल्चरेबल एरिया कितना है 80,000, ये जो हमारा ग्रॉस कमेंडेड एरिया है इसका हमें दे रखा है कितना 85%। ठीक है, 85% जो है वो हमारा कल्चरेबल कमांडेड एरिया है। ठीक, तो ये जो हमारा 85% कल्चरेबल कमांडेड एरिया है, जब हम इसको निकालेंगे ये आ जाएगा हमारा 68,000 हेक्टेयर। ठीक है, यानी कि 80,000 में से 68,000 हेक्टेयर जो है वही हमारा कल्चरेबल एरिया है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जो है वो खरीफ सीजन की 30% है और राबी सीजन की जो है वो हमारी 60% है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि कितना एरिया अंडर इरिगेशन है। ठीक है, तो एरिया अंडर इरिगेशन हम निकाल रहे हैं किसका, खरीफ सीजन का। एरिया अंडर इरिगेशन फॉर खरीफ। तो खरीफ सीजन में जो हमारा एरिया अंडर इरिगेशन है वो हमारा कल्टीवेटेड एरिया है, यानी कि 68,000 जिसमें हम लोग खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा 68,000 हेक्टेयर जो है वो हमारा कल्टीवेटेड एरिया है, और इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन हमें खरीफ सीजन की कितनी दे रखी है 30%, यानी कि 68,000 के 30% पे हमारा जो है वो इरिगेशन हो रहा है। ठीक है, तो जब हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 20400 हेक्टेयर, राइट। 20400 हेक्टेयर ये आ गई हमारी एरिया अंडर इरिगेशन फॉर खरीफ, यानी कि खरीफ के सीजन के दौरान हमारा 20,400 हेक्टेयर जो है वो यूज हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालेंगे अब एरिया अंडर इरिगेशन फॉर रबी सीजन। तो रबी के लिए अगर हम एरिया अंडर इरिगेशन निकालेंगे तो हमारा जो कल्चरेबल एरिया है सीसीए जो है कल्टीवेटेड एरिया हमारा कितना है टोटल 68,000 हेक्टेयर, और उसमें जो रबी के लिए इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है वो कितना दे रखा है 60%। ठीक है, 60%। जब हम ये वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू आ रही है हमारी 40800 हेक्टेयर। ठीक है, यानी कि 40800 हेक्टेयर 40,800 पे हम रबी सीजन के दौरान उतना हम
यूज कर रहे हैं, जो हमारा एरिया अंडर इरिगेशन आ रहा है रबी वो आ रही है 40800 हेक्टेयर और एरिया अंडर इरिगेशन आ रहा है फॉर खरीफ इज 20400 हेक्टेयर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने निकाला था कि कितना हमारा एरिया अंडर इरिगेशन आ रहा है ड्यूरिंग जो है हमारा रबी और खरीफ के लिए। अब हमें ये निकालना है कि कितना हमें वाटर रिक्वायर्ड चाहिए। ठीक है, तो वाटर रिक्वायर्ड at the head of the canal, water required at the head of the canal to irrigate under kharif season, to irrigate under kharif। तो हम लोगों ने जितना भी एरिया निकाला था, एरिया डिवाइडेड बाय एरिया इरिगेटेड डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे ड्यूटी। ठीक है, तो हमने कितना हमें वाटर रिक्वायर्ड चाहिए एट द हेड ऑफ द कनाल के हेड पे हमें जितना भी वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितना भी हमारा एरिया इरिगेटेड है, तो एरिया इरिगेटेड हमारा खरीफ का कितना था 20400 हेक्टेयर। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना ड्यूटी। ठीक है, तो खरीफ की जो ड्यूटी है वो है हमारी 800 हेक्टेयर है। ठीक, तो ये जो वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 25.5 क्यूबिक। ठीक, 25.5 क्यूबिक, यानी कि हमें कितना वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए कनाल के हेड पे खरीफ सीजन के लिए 20400 जो हमारा एरिया अंडर इरिगेशन है डिवाइडेड बाई इट्स ड्यूटी। ठीक, तो ये हमारे जो है वो खरीफ सीजन के लिए वाटर रिक्वायरमेंट आ गई। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे ये वाटर रिक्वायर्ड at the head of the canal, water required at the head of the canal to irrigate under रबी। तो रबी सीजन के लिए अगर हम निकालेंगे कितना हमारा वाटर रिक्वायरमेंट आ रहा है, तो हमारा जो टोटल इरिगेटेड लैंड था वो टोटल इरिगेटेड लैंड था हमारा 40800। ठीक है, तो हमारा एरिया अंडर इरिगेशन रबी के लिए कितना था 40800 और जो हमारी ड्यूटी है, ठीक है, ड्यूटी है हमारी 1700 हेक्टेयर। तो जब हम 1700 हेक्टेयर पर क्यूमेक जो है हमारी ड्यूटी है रबी सीजन के लिए, तो एरिया अंडर इरिगेशन डिवाइडेड बाय इट्स ड्यूटी, तो जब यहाँ से हम निकालेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 24 क्यूबिक। ठीक है, तो ये जो है हमारा वाटर रिक्वायरमेंट आ गया है रबी सीजन के लिए और खरीफ के लिए। ठीक, तो जब हम कनाल के हेड पे उसका डिस्चार्ज को अगर हमें डिसाइड करना होगा कि कितना हमें उसके हेड पे उसका डिस्चार्ज रखना है, तो जो भी हमारी पीक वैल्यू होगी, तो हमारी जैसे खरीफ के दौरान हमें कितना पानी चाहिए, कितना डिस्चार्ज चाहिए 25.5 क्यूबिक का, और अंडर रबी सीजन हमें कितना वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए इसकी 24 क्यूबिक की। तो पीक डिस्चार्ज जो भी होगा हम उसी पीक डिस्चार्ज को लेके ही डिजाइन करते हैं। तो क्या है कि हमारा 25.5 क्यूबिक जो है वही पीक डिस्चार्ज है, तो हमें जो कनाल के हेड पे हमको कितने के लिए हम डिजाइन करेंगे 25.5 क्यूबिक के लिए। ठीक है, क्योंकि जो हमारा रबी सीजन होता है, रबी जब भी हम लोग लैंड जिस भी सीजन में हम लोग रबी की फसल लगाएंगे और खरीफ दोनों की फसल का जो टाइम है वो टाइम जो है टेन्योर जो है वो अलग है। ठीक है, तो क्या करना है कि डिस्चार्ज हमको हमेशा जो पीक वैल्यू होगी उसी वैल्यू पे लेके चलना है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a water course has cultivable commanded area has cultivable commanded area
of 2600 hectare. A water course has cultivable commanded area of 2600 hectare, out of which intensity of irrigation for perennial sugarcane and rice crop are 20% and 40% respectively. The duty of these crop at the head of the water course are 750 hectare per cubic and 1800 hectare per cubic. Find the discharge required at the head of the water course if the peak demand is 120% of the average requirement. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा कि एक वाटर कोर्स है, वाटर कोर्स हैज अ कल्चरेबल कमांडेड एरिया ऑफ 2600 हेक्टेयर. जो हमारा एक इरिगेशन लैंड है, उस इरिगेशन लैंड पे जो हमारा कल्टीवेटेड एरिया है वो है हमारा 2600 हेक्टेयर, जिसमें जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है, तो दो तरीके की क्रॉप है हमारे पास, एक पेरिनियल शुगर केन है और दूसरा हमारा राइस क्रॉप. ठीक है, जिसका इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन पेरिनियल का हमको दिया हुआ है 20% और जो हमको राइस क्रॉप है उस राइस क्रॉप का इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन दिया हुआ है 40%. ठीक है, अब हमको उसके रिगार्डिंग ड्यूटी भी दे रखी है कि ड्यूटी ऑफ दीज क्रॉप एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स आर 750 हेक्टेयर पर क्यूबिक एंड 1800 हेक्टेयर पर क्यूबिक. तो हमें जो शुगर केन है उस शुगर केन का जो हमको ड्यूटी दे रखा है वो दे रखी है हमको 750 हेक्टेयर पर क्यूबिक और राइस के लिए हमको दे रखा है कितना ड्यूटी 1800 हेक्टेयर पर क्यूबिक. तो हमसे बोल रहा है कि डिस्चार्ज को कैलकुलेट करना है एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स अगर जो उसका पीक इफ द पीक डिमांड इज 120% ऑफ द एवरेज रिक्वायरमेंट, अगर उसकी जो पीक डिमांड है वो 120% ऑफ द एवरेज रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन में कल्चरेबल कमांडेड एरिया दिया हुआ है 2600 हेक्टेयर पर, ठीक है, जिसपे जो है हमारी खेती हो रही है 2600 हेक्टेयर पे. तो हमारा जो पेरिनियल शुगर केन क्रॉप है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं एरिया अंडर शुगर केन. तो शुगर केन में कितना एरिया आ रहा है, कितने एरिया पे जो है वो शुगर केन की खेती हो रही है. तो हमारी जो टोटल कल्टीवेटेड एरिया है वो कितना है 2600. ठीक है, 2600 तो हमारा कल्टीवेटेड एरिया है. तो इस पे जो शुगर केन के लिए इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है वो कितना है 20%. यानी अगर हम 2600 का 20% निकालें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने एरिया में शुगर केन जो है वो कल्टीवेट हो रहा है. ठीक है, तो ये जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 520 हेक्टेयर.
ठीक है, यानी कि 520 हेक्टेयर पे जो है वो शुगर केन की खेती जो है वो हो रही है, जो एरिया अंडर शुगर केन आ रहा है। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, राइस के लिए निकालते हैं। तो एरिया अंडर राइस अगर हम निकालें तो एरिया अंडर राइस जो टोटल कल्टीवेटेड एरिया है, तो टोटल कल्टीवेटेड एरिया हमारे पास कितना है 2600। तो 2600 और इंटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन हमको कितना दिया हुआ है 40%। ठीक है, राइस के लिए 40%। तो हम इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन से जब कल्टीवेटेड एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एरिया निकल जाएगा कि कितने एरिया में उस पर्टिकुलर क्रॉप का जो है वो कल्टीवेशन हो रहा है। ठीक है, तो कल्चरेबल एरिया जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी कि 2600 है जो हमारा कल्टीवेटेड एरिया है, और उसमें जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है राइस के लिए वो है हमारा 40%। तो यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगी हमारी 1040 हेक्टेयर। ठीक है, 1040 हेक्टेयर। अब हमें क्या करना है, हमने एरिया निकाल लिया शुगर केन और राइस के लिए। अब हम निकालने जा रहे हैं कि हमारा कितना वाटर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वाटर रिक्वायरमेंट फॉर शुगर केन। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर शुगर केन, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर शुगर केन। जैसा कि हम जानते हैं कि शुगर केन जो है वो हमारी पेरिनियल टाइप ऑफ क्रॉप है, मतलब उसकी जो खेती होती है वो 12 महीने होती है। ठीक है, तो इसका जो वाटर जो सप्लाई भी चाहिए वो भी हमको थ्रू आउट द ईयर ही चाहिए। तो हम अगर इसके लिए वाटर रिक्वायरमेंट निकालें शुगर केन के लिए, तो सबसे पहले तो हमारा एरिया अंडर इरिगेशन डिवाइडेड बाय ड्यूटी। जब हमें वाटर निकालना है कितना हमें उसके डिस्चार्ज हमको उसका चाहिए कितना, तो हमें जो एरिया अंडर इरिगेशन है वो कितना आ रहा है 520, जो हमने अभी कैलकुलेट किया एरिया अंडर इरिगेशन फॉर द शुगर केन डिवाइडेड बाय इट्स ड्यूटी। तो अगर हम उसके ड्यूटी से डिवाइड कर दें तो ड्यूटी हमें कितना दे रखा है शुगर केन के लिए, शुगर केन की ड्यूटी हमारी 750 750। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू को निकालें तो ये जो हमारा डिस्चार्ज निकल के आएगा 0.694 क्यूबिक, 0.694 क्यूबिक। ठीक है, तो ये जो हमारा शुगर केन के लिए वाटर रिक्वायरमेंट आ रही है एरिया अंडर इरिगेशन डिवाइडेड बाय इट्स ड्यूटी, तो हमारा जो रिक्वायरमेंट आ गया कितना आया शुगर केन के लिए, कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए 0.694 क्यूबिक वाटर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, वाटर रिक्वायरमेंट निकालेंगे किसके लिए, राइस के लिए। ठीक, तो राइस के लिए अगर हम वाटर रिक्वायरमेंट निकालें तो सेम वही हमें करना है एरिया अंडर इरिगेशन डिवाइडेड बाय इट्स ड्यूटी। ठीक, तो हम निकालते हैं वाटर रिक्वायर्ड फॉर राइस, वाटर रिक्वायर्ड फॉर राइस। तो एरिया अंडर इरिगेशन हमारा कितना था 1040 हेक्टेयर। ठीक है, डिवाइडेड बाय इट्स ड्यूटी, तो हमको क्वेश्चन में ड्यूटी कितनी दे रखी है राइस की 1800 हेक्टेयर पर क्यूबिक। ठीक है, तो 1800 की, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ गई इसकी कितनी आ गई 0.578 क्यूबिक। राइट, ये हमारी वाटर रिक्वायरमेंट आ गई राइस। ठीक है, अब क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि फाइंड द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स। तो इसके पहले भी हम लोगों ने जब निकाला था तो उसमें भी हमसे डिस्चार्ज ही पूछ रहा था कि हमको कनाल के हेड पे कितना डिस्चार्ज चाहिए। ठीक है, तो वो डिस्चार्ज को अब हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमने क्या किया था दोनों में से पीक वैल्यू को लिया हुआ था। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको जो क्रॉप दिया हुआ था उस क्रॉप के सीजन अलग अलग दिए हुए थे, एक खरीफ सीजन था और एक रबी सीजन था। तो हम जानते हैं जो रबी सीजन होता है उसका टाइमिंग अलग होता है और जो खरीफ सीजन होता है उनका टाइमिंग अलग होता है, दोनों जो है वो अलग अलग टाइम पे सोन और हार्वेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जब हम कनाल के लिए डिस्चार्ज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है पीक डिस्चार्ज को लेके कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमको शुगर केन दिया हुआ है एक क्रॉप और दूसरा क्रॉप हमको राइस दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि शुगर केन जो है हमारा वो पेरिनियल टाइप ऑफ क्रॉप है जिसमें हमको जो है हमें 12 महीने उसको पानी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा राइस को भी पानी चाहिए, तो राइस को तो एक पर्टिकुलर सीजन में चाहिए लेकिन शुगर केन को तो हमेशा चाहिए। तो हमें अब यहाँ पे जो हम वाटर रिक्वायरमेंट निकालेंगे वो वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो हम किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप में मैक्सिमम वैल्यू को नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि इसको तो हमेशा ही पानी चाहिए और उसके एडिशनल में इसको भी राइस को भी उतना अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई चाहिए एट पर्टिकुलर सीजन। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर डिस्चार्ज को कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा फाइनल डिस्चार्ज आएगा
डिजाइन डिस्चार्ज जो आएगा हमारा, सॉरी टोटल डिस्चार्ज, जो टोटल डिस्चार्ज है शुगर केन के लिए जो डिस्चार्ज है और उसके अलावा जो हमारा राइस का डिस्चार्ज है, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जो शुगर केन का डिस्चार्ज है वो हमारा कितना आएगा, 0.694, और प्लस जो राइस का हमारा वाटर रिक्वायरमेंट आ गया वो कितना है, 0.578। ठीक है, हमें क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो दोनों को ऐड कर दिया, हमारी वैल्यू आ गई 1.7272 क्यूबिक। ठीक है, ये जो हमारी टोटल डिस्चार्ज आ गई, टोटल डिस्चार्ज हमारी कितनी आ गई, जो वाटर हमें चाहिए था राइस के लिए और प्लस जो वाटर हमको चाहिए शुगर केन के लिए, तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक, तो ये हमारा जो है वो टोटल डिस्चार्ज निकल के आ गया 1.272 क्यूबिक। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमको एक और कंडीशन दे रखी है कि जो हमारा इफ द पीक डिमांड इज 120% ऑफ द एवरेज रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये जो हमारा डिजाइन डिस्चार्ज हो जाएगा, जो हम डिजाइन डिस्चार्ज टू मीट द रिक्वायरमेंट, डिजाइन डिस्चार्ज टू मीट द रिक्वायरमेंट, तो सबसे पहले हमने ये जो टोटल डिस्चार्ज निकाल रखा है, ऑलरेडी कितना निकाल रखा है, 1.272। ठीक है, क्या बोल रहा है कि पीक के लिए हमें कितना चाहिए, 120%, यानी कि 120/100। ठीक है, इसका हमने क्या किया, 120% निकाल लिया। तो ये जब हम वैल्यू इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा जो डिजाइन डिस्चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा 1.53 क्यूबिक। ठीक है, 1.53 क्यूबिक का। तो हमें इस चीज़ का, तो ये हमारा जो होगा वो डिजाइन डिस्चार्ज होगा। तो फाइनली जो हमें वैल्यू जिसके लिए हमें कनाल डिजाइन करना है वो क्या होना चाहिए, 1.53 क्यूबिक। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इस चीज़ में जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो उस क्वेश्चन में हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस भी सीजन के लिए हम लोग जो कनाल का डिस्चार्ज हम लोग डिसाइड करेंगे तो उसमें हमें क्रॉप का सीजन देखना है कि रबी के लिए है, खरीफ के लिए तो पेरिनियल क्रॉप है या सीजनल क्रॉप है, तो उसी बिहाफ पे हम लोग डिजाइन करेंगे। तो अगर हमें क्वेश्चन में रबी और खरीफ दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो मैक्सिमम होगा उसकी वैल्यू को लेंगे। पेरिनियल क्रॉप होगा तो पेरिनियल क्रॉप के साथ जो भी हमें दिया हुआ है उसकी वैल्यूज को हमें टोटल ऐड करके वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पेरिनियल क्रॉप को हमें हमेशा जो है उसका वाटर रिक्वायरमेंट रहता है हमेशा, तो वो हमें पानी तो चाहिए ही, उसके अलावा जो एडिशनल क्रॉप हमारे लगे हुए हैं उनको भी पानी चाहिए। तो फिर हम ऐसे में पीक डिस्चार्ज को नहीं ले सकते, जबकि ऐसे में हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा। राइट, so moving to the next question। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि द लेफ्ट कनाल, द लेफ्ट कनाल, the left branch canal carrying a discharge of 20 cubic has culturable commanded area of 20,000 hectare। The intensity of irrigation
the intensity of irrigation of Rabi crop is 80%, and the base period is 120 days. The right branch canal carrying discharge of 8 cubic has considerable command area of 12,000 hectare. Intensity of irrigation for Rabi crop is 50%. 50%. The base period is 120 days. Compare the efficiency. Of two canal system. क्वेश्चन है कि हमारी एक लेफ्ट ब्रांच कनाल है और एक राइट ब्रांच कनाल है, ठीक है। दो ब्रांच कनाल है हमारी, लेफ्ट और राइट। तो हमारी जो लेफ्ट ब्रांच कनाल है जिसमें हमारा डिस्चार्ज कितना है 20 क्यूमिक का डिस्चार्ज है लेफ्ट ब्रांच कनाल में, और जो उसका कल्चरेबल कमांडेड एरिया है वो कल्चरेबल कमांडेड एरिया कितना है उस लेफ्ट ब्रांच के लिए 20,000 हेक्टेयर, ठीक। एक लेफ्ट ब्रांच कनाल है जिसका डिस्चार्ज है 20 क्यूमिक, उसका जो कल्चरेबल कमांडेड एरिया है लेफ्ट ब्रांच कनाल का वो है हमारा 20,000 हेक्टेयर, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ऑफ रबी क्रॉप इज 80%। जो हमारा लेफ्ट ब्रांच कनाल है वो कितने एरिया को इरिगेट कर रहा है, वो 20,000 हेक्टेयर का जो एरिया है उस लेफ्ट ब्रांच कनाल के अंडर में आ रहा है, ठीक है, जिसका डिस्चार्ज 20 क्यूमिक है, और रबी सीजन के दौरान जो उसकी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है वो कितनी है 80%, और जो बेस पीरियड है वो कितना आ रहा है 120 डेज, ठीक है। ये तो जो हमारा पूरा डेटा यहाँ तक दिया हुआ है वो सब लेफ्ट ब्रांच कनाल का दिया हुआ है, ठीक। अब हमसे बोल रहा है कि जो हमारा राइट ब्रांच कनाल है उस राइट ब्रांच कनाल का जो डिस्चार्ज है वो कितना है 8 क्यूमिक डिस्चार्ज कैरी कर रहा है। राइट ब्रांच कनाल के अंदर में जो एरिया आ रहा है हमारा कल्टिवेटेड एरिया, वो कल्चरेबल कमांडेड एरिया कितना है 12,000 हेक्टेयर का, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन उस राइट ब्रांच कनाल की है 50%, और उसका जो बेस पीरियड है वो है हमारा कितना 120 डेज, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कि दोनों जो हमारे कनाल सिस्टम है लेफ्ट ब्रांच कनाल और राइट ब्रांच कनाल, उनकी एफिशिएंसी को हमें क्या करना है कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल कि एक हमारे पास लेफ्ट ब्रांच कनाल है और दूसरी ब्रांच कनाल हमारे पास राइट है। दोनों ही ब्रांच कनाल से हम किसकी खेती कर रहे हैं, रबी क्रॉप कर रहे हैं। रबी क्रॉप का जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है लेफ्ट का 80%, राइट का है हमारे पास 50%। दोनों का बेस पीरियड बिल्कुल इक्वल है 120 डेज का है, और जो डिस्चार्ज है हमारे पास लेफ्ट का वो 20 क्यूमिक है, और जो राइट का डिस्चार्ज है हमारे पास वो 8 क्यूमिक है, और दोनों का कल्टिवेटेड एरिया भी डिफरेंट है। तो हमें क्या करना है, दोनों के इफिशियंसी को कंपैरिजन करना है कि लेफ्ट ब्रांच कनाल की एफिशिएंसी ज़्यादा है या फिर राइट ब्रांच कनाल की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट कनाल को लेते हैं एक तरफ हम लेते हैं लेफ्ट कनाल, और दूसरी तरफ हम लेंगे राइट कनाल।
लेफ्ट कनाल एंड राइट कनाल, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एरिया अंडर इरिगेशन निकालते हैं। तो एरिया अंडर रबी क्रॉप, एरिया अंडर रबी क्रॉप फॉर लेफ्ट कनाल के लिए, और एरिया अंडर रबी हम लोग ले रहे हैं राइट के लिए, ठीक है। एरिया अंडर रबी, तो एरिया अंडर क्रॉप निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कल्चरेबल कमांडेड एरिया है, तो कल्चरेबल कमांडेड एरिया हमारा कितना है, 20,000 हेक्टेयर है लेफ्ट कनाल के लिए, ठीक है। लेफ्ट ब्रांच कनाल का जो हमको कल्चरेबल कमांडेड एरिया दिया है वो 20,000 हेक्टेयर दिया हुआ है, और उसमें जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है, तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जितना भी हमारा कल्चरेबल कमांडेड एरिया है उसमें अगर हम इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा कि एरिया अंडर इरिगेशन कितना है। तो 20,000 हेक्टेयर हमारा कल्चरेबल कमांडेड एरिया है, और लेफ्ट ब्रांच कनाल के लिए जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है वो है हमारा 80%, ठीक है। तो इस 20,000 का हमने क्या किया, 80% निकाल लिया, तो ये जो है हमको एरिया अंडर इरिगेशन मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जो अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी हमारी 16,000 हेक्टेयर, ठीक है, 16,000 हेक्टेयर, राइट। इसी तरीके से हम अगर एरिया अंडर रबी क्रॉप निकालें तो इसके लिए हम देखेंगे राइट कनाल के लिए जो हमारा कल्चरेबल कमांडेड एरिया है, कल्चरेबल कमांडेड एरिया कितना है राइट कनाल के लिए, हमारा 12,000 हेक्टेयर, ठीक है। 12,000 हेक्टेयर का हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है राइट कनाल सिस्टम के लिए वो कितना है, 50%। तो हम इसका 50% 12,000 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 6,000 हेक्टेयर, ठीक। अब हम क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन में हमको डिस्चार्ज दे रखा है लेफ्ट का, तो लेफ्ट कनाल का हमें जो डिस्चार्ज है वो दे रखा है 20 क्यूमेक, और राइट कनाल सिस्टम का जो हमारा डिस्चार्ज है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में हमको 8 क्यूमेक, 8 क्यूमेक जो है राइट कनाल सिस्टम के लिए है। तो जब हम ड्यूटी निकालेंगे, अगर हमें ड्यूटी कैलकुलेट करना है तो हमने ड्यूटी के लिए क्या पढ़ा था, ड्यूटी क्या होती है, जो हमारा एक पर्टिकुलर एरिया होता है उस पर्टिकुलर एरिया में हमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है देना है, तो हमारे पास एरिया कितना है 16,000 हेक्टेयर, और इसमें जो डिस्चार्ज है वो हमें कितना दिया हुआ है 20, ठीक। ये वैल्यू अगर हम निकालें तो आ जाएगा हमारा 800 हेक्टेयर पर क्यूमेक। और अगर हम यही राइट कनाल सिस्टम के लिए निकालें ड्यूटी, तो एरिया हमारा कितना है 6,000 हेक्टेयर डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज कितना है 8, ये जो आ जाएगा हमारा आ जाएगा 750 हेक्टेयर पर क्यूमेक। अब हमसे क्या बोला है कि कंपैरिजन करना है हमको दोनों की एफिशिएंसी में, ठीक है। तो जो हमारा लेफ्ट कनाल है, लेफ्ट कनाल की ड्यूटी जो है 800 हेक्टेयर है, और जो राइट कनाल है उसकी ड्यूटी आ रही है 750 हेक्टेयर। तो जिसकी ड्यूटी ज़्यादा आएगी वही हमारा ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट कनाल की ड्यूटी जो है वो राइट के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो ये जो हमारा लेफ्ट कनाल सिस्टम होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, यानी कि ये जो है वो हमारा मोर एफिशिएंट है। So left canal is more efficient than right canal, right? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉप रोटेशन, ठीक है, क्रॉप रोटेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी लैंड पे, कोई हमारा इरिगेशन लैंड है और उस इरिगेशन लैंड पे अगर हम सेम जो हमारा सॉइल होता है वो सॉइल जो है वो उसमें हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को डालते हैं ताकि हमारा जो क्रॉप है उसका जो नरिशमेंट है वो बेटर हो सके, फुल फ्लेश नरिशमेंट जो है वो हो सके। तो ऐसे में क्या करते हैं, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप को ही हमेशा अगर हम उस लैंड में बार बार उसको इरिगेट करेंगे तो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे हमारे सॉइल से वो, अब क्योंकि वो एक कोई भी क्रॉप होती है तो उसको एक प्रॉपर अमाउंट में, एक प्रॉपर प्रपोर्शन में जो है हम उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो उतना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो बार बार अगर वो उसको एक्सट्रैक्ट करेगा तो एक टाइम के बाद जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी रेट उतनी नहीं रह पाएगी जितना कि उसकी जो है इनिशियली थी। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप को एक को रोटेट करते हैं ताकि जो उनका प्रपोर्शन है और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बनी रहे, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो सबको चाहिए लेकिन सबको डिफरेंट रेशियो एंड प्रपोर्शन में चाहिए, ठीक।
तो क्या करते हैं, ऐसे में हम लोग क्रॉप को रोटेट करते हैं, ठीक है। तो वो क्रॉप को रोटेट ऐसे करेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी क्रॉप अगर हम लोग उसको एक लैंड में एक इरिगेशन लैंड में लगा रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस सीजन के बाद दूसरे क्रॉप को लगाते हैं, ठीक है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस है वो अच्छी तरीके से हो सके और जो हमारे क्रॉप हैं वो प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट और कनाल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।